अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अफ्रीकी मुल्क कीनिया में सदर विलियम रूटो की हुकूमत के खिलाफ बड़ी तादाद में नौजवानों और अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है, जिस एहतजाज ने तसादुम की सूरत इख्तियार कर ली है। कीनियन सदर विलियम रूटो ने पुलिस को मुजाहिरीन की टांगों पर गोलियां मारने का हुक्म दे दिया है। ये मुजाहिरीन मुल्क में शदीद बेरोजगारी, भारी टैक्सों और सियासी जबर के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा है कि कीनियन सदर विलियम रूटो इस्तीफा दें, घर जाएं और मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने इल्जाम लगाया है कि कीनियन हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ बदतरीन ताकत इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। कीनियन सदर के मुजाहिरीन पर गोली चलाने के हुक्म पर भी आलमी सतह पर सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। दूसरी जानिब कीनिया में अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि यह अवाम दुश्मन रजीम है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरेंडर नहीं मुजाहमत करेंगे। अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर फैसला कुन एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसके बाद PTI मुल्क गिर तहरीक की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से दावा किया है कि अगले 2 रोज में तहरीक के खद्दोखाल सामने आ जाएंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इसके बरक्स बाज नून लीगी रहनुमा धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते हुए इशारा दे रहे हैं कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आकर तहरीक में शामिल हुए तो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अगर इमरान खान के साहबजादों का मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब रजा हारून साहब और सीनियर सहाफ़ी एंकर जनाब मौला आलम साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी इस वक्त एक सूरत हाल है अनसर्टनिटी के, उसके ऊपर अपना प्रोग्राम करती हैं। मोना, आपका भी बहुत शुक्रिया। रजा हारून साहब, आप पीपल्स पार्टी की तरफ से कैसे देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब के बेटे वापस आकर पाकिस्तान और वो उनकी स्ट्रगल को आगे लीड करते हैं या उनकी रिहाई के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या उनको यह हक होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। और जब तक कि वो देखें, मुझे जो मीडिया के जरिए इतलात आती है ना, वो तो रिलायबल होती नहीं है अमीर भाई। अच्छा, आपने हाँ, मैं आपको सही इतना बताऊं आपने क्योंकि यकीन करना छोड़ दिया हम पे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि उनका पाकिस्तानी शहरियत है, कोई कह रहा है उनका शनाख्ती कार्ड नहीं, तो वी डोंट नो। ये उनको खुद मालूम होगा। वहां से अगर वो वीजा लेकर आते हैं तो वीजे की रिक्वायरमेंट महज इतनी होती है कि आप जहाँ, जाहिर है हम भी कहीं जाते हैं, आप भी कहीं जाते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट यही होती है कि वहाँ के कानून का हम एहतराम करेंगे, किसी गैर कानूनी हरकत में नहीं होंगे। तो इन दो चीजों का अगर वो पास रखते हैं तो मैं नहीं समझता कोई हर्ज है। और जाहिर है वो इमरान खान साहब के बेटे हैं, बेशक अगर वो सिर्फ बरतानी शहरियत ही रखती हो तो उनको ये पूरा हक हासिल है कि वो पाकिस्तान आए और किसी एहतजाज में जो कि पुरअमन हो, जो कि पाकिस्तान के कवानीन और जाहिर है तमाम इजाजतनामों के साथ किया जा रहा हो, उसमें वो हिस्सा लें और अपने वालिद साहब की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के हवाले से आवाज उठाएं। इसमें कोई हर्ज, मेरे हर्ज नहीं होना चाहिए इसके। तो फिर आपके इत्तेहादी नून लीग क्यों इस किस्म के धमकी आमेज बयान दे रही है? राना सनाउल्लाह साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे और फिर उनको बरतानिया की एम्बेसी छुड़वा सकेगी अगर छुड़वा सकी तो। नहीं, मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर जिम्मेदारा बयान है, क्योंकि वो एक वफाकी वजीर हैं। उनको एक तो प्रियम्प्ट करके कोई बात नहीं करनी चाहिए कि हाउ कैन यू, समबडी इज कमिंग, यहाँ पे विजिटर आ रहे हैं, चलें विजिटर आ रहे हैं। आपने प्रियम्प्ट कैसे कर लिया कि वो कानून तोड़ेंगे? और आपने प्रियम्प्ट कैसे कर लिया कि आपको उनको गिरफ्तार करना पड़ जाएगा? तो नहीं, गैर जिम्मेदारी ये भी बात है। मैं समझता हूँ हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं हो सकता। और मुझे नहीं पता किस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में राना सनाउल्लाह ने पूरी बात क्या की है, लेकिन सिर्फ इतना फिक्रा जो आप बता रहे हैं, ये कह देना, ये गैर जिम्मेदारी की बात। राइट। मोना, आप समझती हैं क्या कि ये इस किस्म के बयानात हुकूमत की तरफ से, और ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था 2017 में और फिर वो बाहर चले गए, और फिर मरीम नवाज साहिबा भी जब बेल पर बाहर आई तो PDM के प्लेटफॉर्म पे नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी तकरीबन 3.25 साल उनके भाई शहबाज शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरीम नवाज ने की थी, और बहुत प्रोएक्टिवली मरीम नवाज में ने, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने जो PDM की पूरी मूवमेंट चल रही थी उसमें मरीम नवाज उसको लीड करती थी, और सारे जलसे जो PDM के हुआ करते थे, और उनको पर इसीलिए पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो पार्टी वो किसी और को यह हक क्यों नहीं देने को तैयार कि उसकी फैमिली का भी कोई शख्स आके लीड करे?
जी थैंक यू अमीर। देखें, एक्चुअली वही बात है कि आपके चूंकि मुखालिफ हैं तो आपने उनकी हर सूरत में तनकीद ही करनी है उनकी बात पे। मुझे याद है कि आप हम सबको याद है कि इमरान खान साहब पे तो तनकीद ही पीएमएलएन, मुझे तो ये बड़ा क्लियरली याद पड़ता है कि ये करते थे कि ये दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि आप आए तहरीक चलाएं, आप तहरीक का हिस्सा बने, आप जिहाद करें, और आपके अपने बच्चे वहां पर लंदन में बैठ के आराम फरमा रहे हैं, उनको आप कहते हैं मेरा उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो अपनी जो वालदा हैं उनके साथ हो गए हैं आफ्टर द सेपरेशन। तो मतलब यही उनकी तनकीद करते थे कि आपने अपने बच्चों को, बल्कि बिलखुसूस जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं उनके जबान से तो मैंने कोई गिनती नहीं है कि ये तनकीद मैंने कितनी दफा सुनी है कि इनके अपने बच्चे वहां हैं और ये दूसरों के बच्चों को कहते हैं आप आए, आप आके जो है वो तहरीक चलाएं और जिहाद करें। तो मुझे लगता है कि अब इस तनकीद की तो तरदीद हो गई है, ये एक बड़ी फेयर एंड स्क्वायर बात है। और इस तनकीद को अब मजीद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि देखें अब दूसरा मुझे लग रहा है सहारा लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब मौरूसियत में यकीन रखते हैं और वो जो जिन पार्टीज पे मौरूसियत का इल्जाम लगाते रहे वो उन्हीं पार्टीज के अब एक तरह से नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो फिर आपकी पुरानी तनकीद जो है वो फिर बेजा हो गई। वो मुझे लगता है वो भी कॉन्टेक्चुअलाइज गलत किया जा रहा है इस बात को, क्योंकि वो जो मौरूसियत वाली तनकीद है वो कुछ और पैराए में है। और मैं ये भी बात नोटेबली करना चाहती हूँ कि देखें, अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि लोग मुल्क वापस तब आते हैं जब टर्मोइल खत्म हो जाता है। पीटीआई में भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे ये शहबाज गिल टाइप जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि पीटीआई में मौजे उड़ाते रहे जब इनके अच्छे दिन थे, जब ये लोग हुकूमत में थे। इनके अपने पीटीआई के लोग कहते थे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पता चला। अचानक से ये नमूदार हुए और ये वजीर बन गए, और जब पार्टी टर्मोइल में आई तो फिर ये चले भी गए। बनिस्बत उनके कि बहुत सारे वो लोग हैं जो कि आपको पता है यहाँ सोहबतें काट रहे हैं, यहाँ मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने मुल्क में बैठ के अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक उनकी बात अलहदा है। अक्सर इसी तरह से अगर उनके बेटे, उनके ये दोनों बेटे उस वक्त आ जाते, इक्तदार में आते, मजे लूटते, आपको पता है वो तो बहुत कम अक्सर और बेशतर मतलब बहुत ही शाद और नादिर आते थे अपने वालिद से मिलने, गालिबन छुट्टियों में। बल्कि इसके वो भी अलावा मैंने कभी उनकी कोई appearance नहीं वो भी देखी। आज तक कभी, यानी प्राइम मिनिस्टर जब थे इमरान खान साहब, कभी आज तक कोई तस्वीर, कोई लाइमलाइट में वो कभी भी नहीं आए आई कि थिंक उनके एक बच्चे दफा वहाँ एक दफा मुझे क्लियरली याद पड़ता है कि शायद ये कहीं नथिया गली गए थे या इनके कोई बच्चे आए हुए थे वेकेशन पे, इस तरह की कोई चीज थी जब वो पीएम थे। आप मेरी बिल्कुल इस पे करेक्शन कर सकते हैं अगर मुझे गलत याद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो इसके अलावा नहीं आए, उनकी कोई अपेयरेंस नहीं थी। तो मतलब अच्छे दिन उन्होंने वहीं गुजारे हैं, वो मजे लूटने, इख्तितार के मजे लूटने नहीं आए, विच इज आई थिंक अप्रिशिएबल। जो बात माननी चाहिए वो माननी चाहिए। और अब जब वो उनके वालिद प्रॉब्लम में हैं, और उनको प्रॉब्लम में भी आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए, यही पीएमएलएन, मैं अज़मा बुखारी साहिबा को फिर कोट करूंगी, बार बार ये कहते थे कि इनको, इनके बच्चे वहां पर हैं, ये मौजे कर रहे हैं और ये दूसरों के बच्चों को कह रहे हैं आप आए, दूसरों के बच्चों के दम पे, उनके खून के दम पे आप अपने जिहाद को रंग रहे हैं। तो आई थिंक ये तनकीद एकदम फिर फ्लैट हो जाती है। और अगर वो आते हैं, अगर ये लोग आते हैं, इनके बेटे आते हैं, तो मुझे लगता है पीटीआई की भी जो एक मुर्दा सियासत है जो कि पिछले तकरीबन 2 साल से लीडरशिप की कमी और फुकदान का शिकार है और गुमगू की कैफियत में है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पॉलिसी क्या है, इत्तेहाद जेयूआई से करना है या उनकी बुराई करनी है, या मौलाना साहब को जो है वो गालियां देनी है, करना क्या है इन्होंने। ये जो एक कशमकश की कैफियत है, इससे भी पीटीआई को निकलने में खासी मदद मिलेगी। एक मोरल सतह पर, मोरल मतलब एज फार एज द मोरल सपोर्ट इज कंसर्न्ड, मोरल बूस्ट तो उनको भर भर के आप समझे बोटॉक्स के इंजेक्शन लग जाएंगे अगर ये दोनों उनके बेटे आ जाते हैं। अच्छा चले वो खैर बेटों के साथ तो अज़मा बुखारी खुद एक खातून होते हुए, वो तो इमरान खान साहब की जो दूसरी बेटी हैं उनको भी इसमें सियासत में घसीट के और उनके ऊपर भी टॉन्ट कर रही हैं। रज़ा हारून साहब, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है, मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार उनके तर्ज अमल पर मुनहसर है। जब ये बात हुकूमत करती है तो इससे तो हुकूमत सारा केस ही खत्म कर देगी इमरान खान के खिलाफ के कोई जुर्म नहीं है, मसला सिर्फ तर्ज अमल का है। अगर वो अच्छा बच्चा बन जाए, वो रजिस्टर्स वाली बात ना करे, वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हम सब खत्म कर देंगे। या तो कहे कि हाँ वो मुजरिम है, वो जब तक जुर्म बरकरार है क्यों छोड़ेंगे हम उसको। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली, आप अपनी हिस्ट्री देख लें ना, आप इमरान खान साहब पे क्यों रुकते हैं? आप हिस्ट्री में आप पीछे जाते चले जाएं, और हर दफा आप ये देखते हैं हमारा कौन सा ऐसा वजीर आजम है जो किसी न किसी इल्जाम में पिछले जो हैं, जो गए हैं आए हैं, वो किसी न किसी इल्जाम में उन्हें अदालतों का या गिरफ्तारी का सामना ना करना पड़ो। बल्कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, आज ही खबर एंटी करप्शन अदालत ने टिडाप करप्शन स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आया था पीपल्स पार्टी के दौर में,
اس کے 9 مقدمات میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو بری کر دیا ہے۔ یس، اینڈ یوسف گیلانی صاحب کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ این آر او کا خاتمہ ہوا تھا تو یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے امیونٹی کے باوجود کورٹوں میں چلے گئے تھے کہ نہیں میں کورٹ میں پیش ہوں گا اور میں بالکل وہاں سے بری ہوں گا. تو سیاستدانوں پہ یہ وقت آتا ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وقت کیوں آتا ہے، کیونکہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو دے آر انوالوڈ ان دا سیم پریکٹس. مطلب وہ اپنے وقت میں اس چیز کو اسی ٹول کو استعمال کرنے میں، اگر آپ اس کو ٹول کہہ کے ہم آگے بڑھ جائیں اور نہ اس کو ڈیٹیل میں جائیں، تو انہی ٹولز کو استعمال کر کے اپنی اپوزیشن کے سیاستدانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. تو یہ بیسیکلی واٹ یو سو شیل یو ریپ ہے نا، مکافات عمل بھی ہے. لیکن اچھی بات تو نہیں ہے کہ اس کا برملا اظہار بھی کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی مقبولیت نہیں ہے تو یہ درست بات نہیں ہوگی. پاپولر لیڈر ہے، مقبولیت ہے ان کی. آپ یہ اگر کہیں کہ ان کے الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں تو امیر بھائی میرے پاس تو کوئی پیمانہ ہے نہیں، وہ تو عدالتوں سے ثابت ہوگا جو ثبوت اور شواہد سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے ہمارے یہاں کہ بندے کا میڈیا ٹرائل پہلے ہو جاتا ہے، عدالتی معاملات بعد میں چلتے ہیں. تو سب لوگ اپنا اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں، اپنے اس اینکر کو سن کے یا یوٹیوبر انفلوئنسر کو سن کے وہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں جو سچا جھوٹا ایک مقدمہ عدالت میں جانے سے پہلے بنا چکا ہوتا ہے. لیکن کچھ الزامات خان صاحب پہ بہرحال سیریس نوعیت کے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ سیریس نوعیت کے، بہت ہی سیریس نوعیت کے، جن میں کہ میرے حساب سے بھی ایویڈنس بڑا تگڑا تھا، جیسے سائفر کیس تھا، وہاں سے ان کو عدالتوں نے بری کیا نا، عدالتوں نے ان کے خلاف. تو ٹھیک ہے، جو کچھ سرٹن عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، بزرگ آدمی ہے، سینئر آدمی ہے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے رانا ثنا صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی کرنی چاہیے تھی. خود گزر چکے ہیں، ان پہ کرایہ داری کا ایک بالکل ہی فلمزی سا کیس بنا کے ہتھکڑیاں لگا نہیں کے ان فلمزی کو. تو آپ مناسب لفظ استعمال کریں، بہت ہی بھونڈا قسم کا اور فضول قسم کا مقدمہ بنایا گیا تھا. ہاں نا، تو دیکھیں نا ہمارے یہاں خود جو لوگ اس چیز سے اس چکی سے پس کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھیں کس طرح سے ان کے خلاف مقدمہ بنا. اب اگر آج وہ کسی کی ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں اور ان کی اریسٹ کرنے کی بات کریں تو وہ ذرا سوچ لیں. تو یہ اور وہ بنا چونکہ نا مقدمہ، وہ رضا رون صاحب، جو مقدمہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بنا وہی مقدمہ ڈرگز کا اس حکومت کی ناک تلے مطیع اللہ جان ہمارے صافی پہ بنا دیا گیا. یس، اور اسی لیے ہمیں قطعاً نہ خان صاحب کو نہ موجودہ وزیر اعظم کو کسی خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ وہ جائیں گے تو مقدمہ نہیں بنے گا، نہ پچھلے وزیر اعظم کو، نہ سیاستدانوں کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور اسی لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی کانسیکوینسز ہیں. بالکل وین یو آر اگر آپ گڈ بکس میں ہیں تو سیاسی کانسیکوینسز تھوڑے عرصے کے لیے معطل ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں. as soon as you go into the bad books یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سیاست کا یہ ایک تاریخ پہلو ہے، اور اس تاریخ پہلو کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سیاستدانوں کو ہی حل سوچنا کرنا ہوگا کہ ہوگا. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دیکھیں امیر بھائی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کون ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے؟ سیاستدان ہی کر رہا ہوتا ہے نا کسی اور سیاستدان کے خلاف، یا ہماری عدالتیں. انفارچونیٹلی میں کہوں گا، ناٹ ایوری ون آف دیم، انفارچونیٹلی اسی دور میں ہم انصاف ملتے بھی دیکھ رہے ہیں نا، تحریک انصاف کو. تو کہیں نہ کہیں ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا وہ کمپلیسٹ ہو جاتی ہیں. جاتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کا مونا صاحبہ، یعنی لیکن ایک بات جی اور جی بتا دوں بھائی، ایک بات اگر آپ مجھے جی الاؤ جی کریں مونا صاحبہ سے ریکویسٹ کے ساتھ، دیکھیں خان صاحب کی طرف سے بھی جو وہ بات کر رہے ہیں نا، اگر عرفان صدیقی صاحب کی بات کو اگر آپ وہ کرنے کی کوشش کریں، انالائز کریں، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار سامنے سے بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً نہ صرف سیاسی لیڈران کے خلاف بلکہ ریاسی اداروں کے خلاف، اور ابھی جو حالیہ بھی ان کا بیان ہے وہ ریکنسیلیشن والا نہیں ہے، جبکہ نہیں ہے. خواہش ریکنسیلیشن کی ہے، بالکل ٹھیک، بالکل خواہش ٹھیک. مذاکرات کی ہے، خواہش اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی ہے، لیکن ہاں 14 جون کو واشنگٹن میں مظاہرے بھی کرتے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو وہاں پر ہے نا، اگر عرفان صدیقی صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ایک سیاسی مشورے کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مونا صاحبہ، اگر معاملات کہیں سے چلیں، کون چلائے کیسے چلائے، ہر دور میں استعمال تو سیاستدان یا نظام انصاف ہی ہوتا رہا ہے نا. اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی، اگر محتمہ کے خلاف کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ماضی میں نواز شریف استعمال ہوتے تھے، اس زمانے کی عدلیہ استعمال ہوتی تھی. اگر نواز شریف کے ساتھ ہوا تو بھی یہی ہوا، عمران خان کے ساتھ تو بھی یہی. تو یہ پھر سیاستدانوں کو کب احساس ہوگا کہ ہم کیوں اعلی کار بنیں کسی کا؟ جی آئی تھنک اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ سب کی خوش فہمی دور ہوتی ہے. اور رضا صاحب نے، میں سمجھتی ہوں، بڑی خوبصورتی سے یہ پوری بات بیان کی ہے. میں تو ان کو کانسٹیٹیوشنلسٹ کہتی ہوں، کیونکہ وہ
आइन को बहुत इस तरह से उनकी इसकी इंटरप्रिटेशन है। देखें, ये सही बात है अमीर, ये सबकी खुशफहमी दूर होती है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। खान साहब की भी खुशफहमी दूर हुई थी जब उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो बतौर पीएम, आपको पता है, जब उनकी खटपट चल रही थी बाजवा साहब के साथ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कहते तो वो अपेरेंटली यही थे कि हम एक पेज पर हैं और हम बहुत ज्यादा, हमारी मिसाली हम आहंगी है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये हम तमाम की आपकी मेरी नॉलेज में है। बाजवा साहब, आपको पता है, मुलाकातें वगैरह भी करते थे सहाफियों को बुला के, कभी किसको कभी किसको। तो ये बात हमें सबको पता है कि ये एक बहुत कॉमन नॉलेज थी उस दौर में कि बिहाइंड क्लोज डोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, ख्वाह वो कभी पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से हो, वजीर आला पंजाब के हवाले से हो, जो बाय द वे इस वक्त उनका इश्तिहार लगा सकते हैं हम लोग गुमशुदगी का। मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, प्रॉब्लम्स थी। तो खान साहब भी उस वक्त बतौर पीएम आते थे और इस तरह की ना एक अपनी स्पीच जब वो करते थे तो बड़ा मतलब एक वो फनी सा होता था कि वो अपेरेंटली तो ये तासुर देते थे कि नहीं, हमारा ऑल इज गुड, हमारे साथ, हमारे जन्नत में सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वो ऐसे ऐसे फीलर्स दे जाते थे कि जो जो सुन रहा हो, या एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब सुने, तो उनको समझ आ जाए कि हाँ, ये मुझे कह रहे हैं ना। कि वो जो ऐसे कहते थे, अब मेरे लिए 10 साल के अलावा कोई प्लान नहीं है और मेरे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप ये भी सुन लें। तो मतलब ये कई ज्यादा कई कई सारी इस तरह की खुशफहमियां थी, जो कि बदकिस्मती से शायद इक्तदार चीज ही ऐसी है कि जब जब आप इस पे बैठते हैं तो आप इसमें मुब्तला हो जाते हैं। अभी प्रेजेंट डे भी देखें, ये ख्वाजा, मुझे शहबाज शरीफ साहब का जो कंडक्ट है वो इसमें निस्बतन बहुत मतलब बेहतर और मुनासिब इस सेंस में लगता है कि आई नेवर सीन हिम वेरी एरोगेंट अबाउट हिज प्राइम मिनिस्टरशिप या प्रीमियरशिप। वो बहुत ज्यादा कभी ना एक उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाते कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं या ये वो। उनको पता है कि क्या जो तल्ख रियलिटीज हैं और जिनके तहत ये सिस्टम है और पिछला सिस्टम था, या जो भी वट एवर द केस इज, मतलब वो एक उसकी एक उनके बॉडी लैंग्वेज में या उनके कंडक्ट में इस चीज की एक कॉग्निजेंस या रियलाइजेशन हमेशा मैंने देखी है। कॉन्ट्ररी टू दिस, अब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब देख लें कि वो हाइब्रिड सिस्टम की वो तारीफें कर रहे हैं, वो अफादियत बताते हुए नहीं थकते उसकी। गोया ये कि जब वो पिछला हाइब्रिड था, वो उसमें चूंकि खुद उसमें उसका हिस्सा नहीं थे और उसके बेनिफिशियरी नहीं थे, तो उनको बहुत बुरा लगता था। इसी के ऊपर कि ये वन पेज, ये कौन सी जमहूरियत है, इसका आइन में कहाँ जिक्र है, हाइब्रिड सिस्टम का बता दें कि किस आइन की शिफ्ट के तहत ये लीगलाइज है या लेजिटिमेट है। बल्कि आपको याद इस हो, तरह की बातें इमरान करते खान थे। साहब को ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे। जी बिल्कुल, बल्कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रजा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट का जो वर्ड था, आपको बिलावल याद है, साहब ये ने दिया बिलावल साहब ने, हाँ, वो उन्होंने उनकी उनकी जो मेडन स्पीच थी उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की और कहा हम हाँ। आपके साथ खड़े हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन और टू पीएम सिलेक्ट। और वो ऐसे बोल गए कि जैसे कई लोग सोचते रह गए कि ये हमने गलत सुना है, या ये शायद इनकी ये कोई फंबल था उनका, या वाकई उन्होंने ये कहा है। फिर लेटर भी रियलाइज, जब उन्होंने इससे ज्यादा मौकों पे वही लफ्ज इस्तेमाल किया, यही टर्म इस्तेमाल की, कि वो वाकई उन्होंने उनका एक वो बना लिया था ना, एक चिड़ सी बना ली थी खान साहब की। तो बस ये है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अभी भी ये सिर्फ एक वक्त का तकाजा है। और इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो इस तरह के लोग हैं ना, जो इवन राना सनाउल्लाह हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि इस चक्की से गुजर चुके हैं। गोया ये कि इस वक्त अभी उतना खुल के नहीं बोल रहे जितना ख्वाजा साद रफीक साहब। मतलब मेरा तो, बिल्कुल। मैं सलाम करती हूँ उनको कि आपको पता है हर दौर में उन्होंने जिस तरह से और बड़ी हमेशा प्रिंसिपल जो पोजीशन बात उन्होंने की ली है, है काफी इश्यूज पे। बहुत हमेशा ना, मतलब वो इस बात के कतई नजर कि वो पावर में हैं या पावर में नहीं है, उन्होंने हमेशा ये वाली बात की है। इस दफा भी वो ये करते रहते हैं, अपनी जमात को खुल के बताते भी रहते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कोई कोई खुशफहमी में मुब्तला हो रहा है, तो मुझे अभी भी यही लगता है। लेकिन ये जो मैटर ऑफ टाइम है ना, इसको कम होने में, बहरहाल ये बात रजा भाई की बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो वॉशिंगटन की उन्होंने एक हल्की सी मिसाल दी, हाँ हाँ। जो अभी तक इत्तलात हैं वो यही है, विदाउट गोइंग इनटू दिस कि ये सही है या गलत है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जाए बगैर इतनी बात फैक्चुअली करना जरूरी है कि ये जो वॉशिंगटन और पीटीआई यूएस वाला मामला है, ये बहरहाल पीटीआई के लिए गले की हड्डी है। क्योंकि इनको स्ट्रेटजी का यहाँ फुकतान ये है कि इनको, या ये डबल गेम भी है, मैं इसको ये भी कहूंगी हाँ। कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई पाकिस्तान एक अलग एंटिटी है या पीटीआई यूएसए एक अलग एंटिटी है। हमारे प्रोग्राम में इनके लोग आके कहते हैं शहबाज गिल साहब कौन है, हमें तो नहीं पता। इंटरेस्टिंगली वो जो सलमान अहमद साहब हैं, वो भी आपको पता है उनकी तो रुकनीत तक मुअत्तल कर दी गई है पीटीआई की तरफ से, टर्मिनेट कर दिए जी गए हैं वो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने बुशरा और बीबी के वो हवाले इमरान से खान कुछ साहब बहुत के ऑर्डर पे नामुनासिब किया गया बातें था। की।
उनके, और उन्होंने इमरान जी। साहब ने तो इस हद तक कहा, खान साहब ने, कि ये तो लगता है पागल है, इनको इलाज की जरूरत है। Exactly. और उनके टर्मिनेशन लेटर में इस हद तक आप लिखा हुआ है बिल्कुल कि बजा आप फरमा रही अपनी हैं, वापसगी वक्त भी बिल्कुल शुरू मेरे पास करेंगे चूंकि PTI वक्त के साथ। खत्म हो गया, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि अगर मामला तहरीक इंसाफ को भी ठीक करने हैं तो उनको भी अपने रवैये पे कहीं ना कहीं गौर करना होगा। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे अगर कोई ऐसा अमल या रद्द अमल है जो मसाइल उनके लिए पैदा कर रहा है या कर सकता है, उस पर इनको भी गौर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब और मोना आलम साहिबा हमारे साथ ही। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वफाकी वजारत दाखिला के वीज़ा सेक्शन में संगीन बेकायदगी और करप्शन सामने आई है, क्या सूरत हाल है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। वफाकी वजारत दाखिला के वीज़ा सेक्शन में संगीन बेकायदगी और करप्शन सामने आई है, जिसमें कुछ एहलकारों से लेकर आला अफसरान तक काली भेड़ें शामिल हैं, जो अफगान वीज़े के धंधे में मुलव्विस हैं और काला धन कमा रहे हैं। यह न सिर्फ संगीन बदउनवानी है बल्कि कौमी सलामती के लिए खतरात भी पैदा कर रही है। ज़राए का कहना है कि भारी रिश्वत के एवज जिन अफगान शहरियों को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के वीज़े जारी किए गए, उनमें मुबैना तौर पर खतरनाक दहशतगर्द भी होंगे। इस हवाले से हम एक्सक्लूसिव स्टोरी और कुछ चौंका देने वाले हकायक आपके सामने रख रहे हैं। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि वफाकी वजारत दाखिला का वीज़ा सेक्शन अफसरान बाला और स्टाफ के लिए सोने की कान बन चुका है। वजारत दाखिला में तयनात नादरा के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अफगान वीज़ों के धंधे में मुलव्विस हैं और धंधे से हासिल होने वाली ब्लैक मनी स्टाफ से लेकर अफसरान बाला तक तकसीम की जाती है। ये एहलकार इतने ताकतवर हैं कि इन्हें तब्दील करना सेक्रेटरी के बस से भी बाहर है। रिकॉर्ड के मुताबिक वफाकी वजारत दाखिला में गुज़श्ता 7-8 सालों से अटैचमेंट पर आए नादरा के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, जिनमें मुबैना तौर पर मोहम्मद अली, अबरार अहमद, जीशान इलाही, मोहम्मद रईम, नईम खान, आरिफ मुराद वगैरह इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस हैं। मज़कूरा तमाम नादरा मुलाजमीन ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मोहम्मद अली नामी एहलकार पूरा वीज़ा सेक्शन चला रहा है। इसका फ्रंटमैन इसका भांजा मोहम्मद आफाक है, जिसके अकाउंट में पिछले 5 साल के दौरान 14 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। ये तमाम रकम वीज़ा के कारोबार से मुंसलिक एजेंट्स ने जमा करवाई। फ्रंटमैन आफाक के नाम पर मोहम्मद अली नामी वीज़ा सेक्शन के एहलकार ने गाड़ियों का एक शोरूम भी बना रखा है, जिसमें 10 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद हैं। वफाकी वजारत दाखिला के वीज़ा सेक्शन के अफसरान बाला, जिनमें सेक्शन ऑफिसर आगा हाशिर जो कि ग्रेड 17, डिप्टी सेक्रेटरी हिना शीरी असगर जो कि ग्रेड 18 की रेलवे ग्रुप से आई अफसर है, जिनको अपने PSP अफसर की वजह से ग्रेड 19 की हसास सीट का आर्जी चार्ज दिया गया। ये खातून 3-3 लाख रुपए के महंगे हैंड कैरी बैग इस्तेमाल करती है। माल बनाने में ये सीनियर अफसरान सबसे आगे हैं। अफगान वीज़ों का गैर कानूनी मामला इंतहाई हसास नौयत का है, चुनांचे इस हवाले से हुकाम ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। साबिका डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला अय्याज खान को भी इसी करप्शन की वजह से वजारत दाखिला से हटाया गया है। ज़राए के मुताबिक पिछले 3 साल का डेटा हासिल किया जा रहा है। बहुत बारीकी से इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि पैसे देकर पाकिस्तान के वीजे हासिल करने वालों में कितने अफगान दहशतगर्द और अफगान बाशिंदे रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में आला कार बने। दूसरी जानिब FIA ने भी इस हवाले से एक्शन लेते हुए समीउल्लाह खान और अबरार अहमद को गिरफ्तार किया है। वजारत दाखिला के 2 ऑफिशियल्स भी जेर हिरासत हैं। इसके अलावा मरकजी मुलजिम मोहम्मद अली रूपोश है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल जराए को इस्तेमाल किया जा रहा है। जराए ने दावा किया है कि तफ्तीश का दायराकार मजीद फैलाया जाएगा और स्टाफ के अलावा सेक्शन अफसर, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिसर्स को भी FIA तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मज़कूरा अफसरान को FIA तलब किए जाने से पहले ही एक चाल चल दी गई है और वीज़ा सेक्शन समेत मुख्तलिफ हसास सेक्शंस का कंट्रोल एडिशनल सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन और एडिशनल सेक्रेटरी IFS को सौंप दिया गया है। अहम बात यह है कि जो अफगान शहरी रिश्वत देकर वीज़ा हासिल करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनमें मुबैना तौर पर मुल्क दुश्मन अनासर भी हो सकते हैं। यही वजह है कि मुल्क की सलामती के इदारों ने वफाकी वजारत दाखिला के वीज़ा सेक्शन को बार बार मुतनब्बे किया कि इस सेक्शन में गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन मुतल्लिका अफसरान ने इस पर कान नहीं धरे। FIA के जो अफसरान इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस मकरू धंधे में मुलव्विस तमाम अनासर को कानून के शिकंजे में लाएं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक जिन 10 लाख अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस भेजा गया,
ان میں سے 5 لاکھ افغانی کسی نہ کسی طریقے سے ویزے ارینج کر کے واپس پاکستان داخل ہو چکے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ملک سے افغانیوں کو نکالنا ناممکن ہو جائے گا اور ملک میں موجود لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، دہشت گردی اور اسٹیٹ مخالف مشینری کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج بن جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وزارت داخلہ کے ویزا سیکشن میں نادرا کے کنٹریکچل ملازمین کی بجائے وزارت داخلہ کے اپنے اہلکار رکھے جائیں اور ایسے افسران تعینات کیے جائیں جن کا ماضی بے داغ ہو۔ یاد رہے کہ وفاقی وزارت داخلہ پاکستان سیکریٹریٹ میں واقع ہے۔ یہ داخلی سلامتی کی نگرانی کرتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے ایف آئی اے اور نیکٹا کا انتظام دیکھتا ہے، ویزا اور اسلحہ لائسنس جیسے اہم کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم فوجی دستوں اور اسلام آباد پولیس کی نگرانی کرتا ہے۔ وزارت داخلہ کے اہم حصوں میں تعینات نادرا کے کانٹریکٹ ملازمین ناجائز پیسہ کمانے کے لیے دستاویزات کی جعلسازی، جعلی اسلحہ لائسنس کے خطوط، ویزا پرمٹ اور این او سیز کے اجرا وغیرہ میں ملوث ہیں، جبکہ ان کی اس حرص و ہوس کی وجہ سے ریاستی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مختلف کمپنیز کو ہزاروں بوگس نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے جو نادرا کے عملے اور وزارت داخلہ کے ایک اندرونی شخص کے درمیان ملی بھگت سے بنائے گئے۔ نادرا کے کانٹریکٹ ملازمین جو اس گھناؤنے اسکینڈل میں ملوث ہیں، ان میں عمار بن نائب 4 سال سے اسلحہ لائسنس کے سیکشن میں تعینات ہیں۔ اس نے غیر قانونی طور پر جعلی منظوری لیٹر استعمال کرتے ہوئے 179 اسلحہ لائسنس جاری کیے۔ وحید اسلم ویزا سیکشن میں تعینات ہیں۔ اس نے کئی غیر ملکی شہریوں کی غیر مجاز روانگی کی سہولت کے لیے سفری دستاویزات میں جعلسازی کی۔ کرن نامی خاتون ملازم کو بدعنوانی کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، لیکن یہ پھر نادرا میں واپس آ چکی ہے۔ محمد علی اور ابرار ویزا سیکشن میں کام کر رہے ہیں اور غیر قانونی ویزا ریکٹ چلا رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر افغان ایجنٹ سے رشوت وصول کرتے تھے۔ اس حوالے سے سوالات تو اٹھتے ہیں کہ وزارت داخلہ میں اعلیٰ ذمہ داریاں کس طرح نااہل اور غیر تجربہ کار اہلکاروں کو سونپی گئی۔ حساس عہدوں پر وزارت داخلہ کے مستقل اہلکاروں کے بجائے نادرا کے کانٹریکٹ ملازمین کو کیوں ترجیح دی گئی؟ سینئر افسران کس حد تک اس میں ملوث ہیں؟ کیا وہ لاعلم تھے یا جان بوجھ کر سہولت کاری کر رہے تھے؟ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ نہ صرف وزارت داخلہ میں نادرا کے کانٹریکٹ ملازمین کی تعیناتی روکی جائے، بلکہ حساس آپریشنز کو سنبھالنے والے تمام اہلکاروں کے لیے سخت انتخاب، جانچ اور نگرانی بنایا جائے اور اس اسکینڈل کی جامع تحقیقات اور پھر احتساب کی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال کیا ہے، کیونکہ آواز آ رہی ہے کہ حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے، جس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا بیانات دے چکے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسرائیل ایران کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد اب اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ ایران نے امن کو ترجیح دیتے ہوئے کوئی الزام تراشی نہیں کی، لیکن صہیونی وزیراعظم نیتنیاہو میں شاید کسی شیطان کی روح حلول کر گئی ہے جو شرانگیزی سے باز نہیں آ رہا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شرانگیز نیتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کہاں زیر زمین دفن کیا ہے۔ نیتنیاہو نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ انہیں نہیں لگتا اب ایران جوہری پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ صہیونی وزیراعظم کا یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ مزید فساد برپا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے اب متنازع بیانات سے ایرانی قیادت کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے غزہ میں مظالم اور نسل کشی کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ قابض فوج نے ایک روز میں مزید 8 امدادی کارکنوں سمیت 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے 2 بڑے اسپتالوں نے ایندھن کی شدید قلت سے آگاہ کرتے ہوئے اسپتالوں کے خاموش قبرستانوں میں بدلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ نے صحافیوں کو بتایا کہ 100 سے زائد نوزائیدہ بچے اور تقریباً 350 ڈائلسس کے مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے متعلق اماراتی اخبار کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگی مشین فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور انسانی مداخلت نہایت محدود رہ گئی ہے۔ ادھر حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی فوج کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج پر حماس کے تباہ کن حملے میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر نے مکمل محاصرے اور فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی کو ہی کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نیتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دوحہ میں حماس سے مذاکرات کے لیے بھیجے گئے وفود کو
فوراً واپس بلا لیں۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے گزشتہ روز کہا تھا کہ غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی کو جنوبی غزہ منتقل کیا جانا چاہیے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان جنگ بندی میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اسرائیلی وزیر دفاع اس موقف پر قائم رہتے ہیں تو جنگ بندی کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے واضح کیا ہے کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو وہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کریں گے۔ برطانیہ کے سرکاری دورے پر موجود فرانسیسی صدر ایمینول میخواں نے برطانوی پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اپنے خطاب میں ایمینول میخواں نے برطانیہ میں زور دیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے فرانس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہی واحد راستہ ہے جو امن کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ تباہ ہو چکا ہے اور مغربی کنارے کو روزانہ کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ایک اور بحری جہاز ڈبو دیا ہے۔ لائبیریا کے پرچم بردار اور یونان کے زیر انتظام مال بردار بحری جہاز ایٹرنیٹی سی پر حملے میں عملے کے 4 ارکان ہلاک ہوئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے جہاز کو سمندری ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا اور یہ مہینوں کے سکون کے بعد ایک ہی دن میں دوسرا حملہ تھا۔ قطر کی ثالثی میں 4 دن کی بلا واسطہ مذاکرات کے بعد فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جاری امن کوششوں کے تحت 10 صہیونی قیدیوں کریں گے۔ تاہم حماس نے واضح کیا ہے کہ معاہدے میں اب بھی کئی اہم نکات پر اختلاف موجود ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔